हेलो कोडर्स, मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। ये हमारी प्लेलिस्ट की 69th वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांडास लाइब्रेरी के बारे में। पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है पांडास जिसका यूज करके आप डेटा मैनिपुलेशन करते हो। अगर आप आपका करियर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के अंदर बनाना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बिग डेटा के साथ काम करना चाहते हो, तब ये पांडास लाइब्रेरी आप सीख सकते हो। अगर आप पाइथन के साथ जाना चाहते हो तो पांडास लाइब्रेरी का यूज करके आप एडवांस हैंडलिंग कर सकते हो डेटा की। नमपाई का यूज, पांडास का यूज आपको करना पड़ेगा। हमने लास्ट की कुछ वीडियोस के अंदर बात करी थी नमपाई ट्यूटोरियल के बारे में, जिसमें हमने नमपाई ट्यूटोरियल को एकदम अच्छी तरीके से बताया था, नमपाई लाइब्रेरी को। अगर आप नमपाई पांडास के साथ काम करना चाहते हो तो आपको नमपाई का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम आज की वीडियो में भी नमपाई का यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगा नमपाई किस तरीके से काम करेगा। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप हमारी नमपाई वाली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए क्या करूंगा, अभी के लिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपका पांडास क्या। तो यहाँ पर क्या है, पांडास इज अ लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस टूल यूजिंग पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स। यानी डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके डेटा मैनिपुलेशन, एनालाइज करना डेटा को। तो ऐसे काम आप इस लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हो। एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, जिस तरीके से आप देखिए कि हमने कुछ टेबुलर फॉर्म में डेटा को जनरेट किया है, तो इस टाइप का आप डेटा जनरेट कर सकते हो पांडास का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दो तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पांडास के अंदर। सबसे पहला होता है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, वन डायमेंशनल लेबल्ड होमोजीनियस एरे। हमने नमपाई के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से आप वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो। तो वन डायमेंशनल एरे के साथ जब आप काम करते हो तो उसको कहते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स। जब आप काम करते हो टू डायमेंशनल एरे के साथ में, तब उसको कहते हैं डेटा फ्रेम। तो आज की वीडियो में हम सीरीज और डेटा फ्रेम पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमने नमपा वाले ट्यूटोरियल में वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरेस के बारे में देखा था। इसके साथ ही हमारे पास थर्ड वन भी है, जो है पैनल, जो कि 3D लेबल डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करने के लिए आपको मदद करता है। ये खुद में ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम 3D डेटा स्ट्रक्चर्स की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाता है। अभी हम लोग ईज़ी करने के लिए चीज़ों के साथ ईज़ी वे में काम करेंगे, ताकि आपको ईज़िली सब चीज़ें समझ आए। मैं आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करोगे तो मैं पैनल के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दूँगा, और मैं एकदम अच्छी तरीके से ट्यूटोरियल बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे डेस्कटॉप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पाइथन ट्यूटोरियल, पांडास पाइथन ट्यूटोरियल नाम से एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करी है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ में। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से पांडास को यूज करना है और किस तरीके से इस हैंड रिटन नोट्स को गो थ्रू करना है। इस पूरे नोट्स को पढ़ते हुए मैं हमारा पांडास को कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लूंगा और यहाँ पर हमने एक पांडास नाम से यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करा है और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आप सिंपली यहाँ पर सीएमडी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप सीएमडी टाइप कर दोगे तो यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर आपके जो फाइल एक्सप्लोरर है उस पे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ओपन इन टर्मिनल, तो भी आपका यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो ये दो टाइप से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम के अंदर। पाइथन इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, सिंपली आप लिखिए पाइथन डाउनलोड। तो यहाँ पे पाइथन की वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे इस डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐड टू पाथ वाले ऑप्शन जो आएगा सबसे फर्स्ट स्क्रीन पर, वहां पे उसको चेक बॉक्स को उस पर राइट कर देना आपको। तो आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपका पाइथन का पाथ भी ऐड हो जाएगा, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी पाइथन यूज करने में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन आइफन आइफन, मैं लिखूंगा पाइथन आइफन आइफन वर्जन। यहाँ पर हमारा पाइथन का 3.12.1 वर्जन है, सबसे लेटेस्ट सबसे स्टेबल वर्जन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आपको देखना है जब भी पाइथन इंस्टॉल करो तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करो, आप थोड़ा कम लोअर वर्जन इंस्टॉल कीजिए ताकि आपकी एरर्स कम आए। और आपको हमेशा स्टेबल वर्जन की तरफ ज्यादा मूव करना है, लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन आपको चेक करना है। अभी क्योंकि हम ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को एकदम लेटेस्ट फीचर्स के बारे में आपको बताना पड़ता है, इसलिए मैं लेटेस्ट अपडेट यूज करता हूँ। आप स्टेबल वर्जन यूज करिए, लेटेस्ट लेकिन स्टेबल। आप जरूरी नहीं है 3.12 पे जाए, आप 3.10 भी यूज कर सकते हैं, 3.10 7 ऐसा सब ये पॉपुलर वर्जन है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता इन सब चीजों में।
तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पांडास की बात कर रहे हैं तो पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल पांडास, तो यहाँ पर हमारी पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल पहले से है। अगर आपकी इंस्टॉल नहीं होगी तो आपकी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी अपने आप। इसी तरह यहाँ पर आपको पिप इंस्टॉल नमपाई भी लिखना है, और मैंने लास्ट वीडियो में हमने नमपाई को भी कवर किया था, तो नमपाई को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नमपाई भी हमारा पहले से इंस्टॉल है, क्योंकि नमपाई की मैंने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि हम हमारा ट्यूटोरियल करेंगे जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो आपको पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक करना पड़ेगा। काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग एनाकोंडा को डाउनलोड करते हैं जुपिटर नोटबुक यूज करने के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अगर पाइथन के अंदर जुपिटर नोटबुक यूज करना चाहते हो, सिंपली आप पिप इंस्टॉल जुपिटर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारी जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर दिया। अब बारी आती है कि हमारी जुपिटर नोटबुक को ओपन कैसे करें। नोटबुक ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए ये पूछ रहा है एचटीएमएल फाइल यहाँ पर कहाँ से ओपन करें। मैं इस पे कर दूंगा गूगल क्रोम, हमारा गूगल क्रोम ओपन पे कर लूंगा। यहाँ पर आप देखिए हमारा डेट मॉडिफायर सब चीज यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था हमारे नोट्स की, तो यहाँ पर अब देखिए मैंने नोट्स को क्रिएट करा, जैसे मैंने बताया पाइथन क्या होता है, जुपिटर क्या होता है। पाइथन के इससे पांडास के अंदर हमारे जो भी है, हमारा ये सीरीज है, डेटा फ्रेम है, पैनल है, हमारे किस किस टाइप से आपको काम करना है। आप देखिए हमने क्या लिखा है, टू यूज पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल पांडास इन योर सिस्टम। पांडास, और इसके लिए सबसे पहले पाइथन का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को आपको यूज करना है। फिर आपको लिखना है इंस्टॉल पांडा करना है, पिप इंस्टॉल पांडा का यूज करके। नमपाई इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल नमपाई। नोटबुक ये सब हमने कर लिया है। नाउ यू आर रेडी टू यूज पांडास, अब आप रेडी है यूज करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पांडास एक्चुअली में होता क्या है। हमने थोड़ी डेफिनेशन तो वीडियो के इंट्रोडक्शन में देख लिया था, अभी वापस थोड़ा देख लेते हैं पाइथन पांडास एक्चुअली में होता क्या है। इट इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस टूल्स यूजिंग पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सिंपली पांडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस में यूज होती है। जब हम बात करते हैं डेटा साइंस बिग डेटा की, तब हमारे पास मिलियंस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो हमको एक ऐसा चीज चाहिए जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मोडियन मीडियन, काफी सब चीजें होती है। हम आगे वीडियो में सब चीजों का हम बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट फास्ट एफिशिएंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन विथ इंटीग्रेटेड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के थ्रू हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। टूल्स फॉर रीडिंग राइटिंग डेटा बिटवीन इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स, रीड राइट कर सकते हैं मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स का। इंटेलिजेंट डेटा अलाइनमेंट, फ्लेक्सिबल रीशेपिंग, रीशेप कर सकते हैं डेटा को, जैसा हमने नमपाई में देखा था। तो यहाँ पर और हाई परफॉर्मेंस मर्जिंग जॉइनिंग ऑफ डेटा सेट्स, ये भी देखेंगे मर्ज कैसे कर सकते हैं डेटा सेट्स को, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं डेटा सेट्स को। इसके साथ में यहाँ पे मैंने लिखा है जुपिटर क्या होता है। जुपिटर इज अ नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इवॉल्व टू सपोर्ट इंटरेक्टिव डेटा साइंस एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन। तो जुपिटर एक नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स है यानी ये कॉन्ट्रीब्यूट करा है, यानी सारे डेवलपर्स ने ओपन सोर्सली। यहाँ पर आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जुपिटर के गिटहब अकाउंट पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो मेनली ये किस लिए यूज होता है जुपिटर, डेटा साइंस और साइंटिफिक कंप्यूटेशन में काफी जो इंडस्ट्री लेवल पे चीज यूज होती है, वो इंडस्ट्री लेवल वाली चीज मैं बता रहा हूँ जुपिटर। इसके साथ जुपिटर नोटबुक वेब एप्लीकेशन है। इसके साथ में इंटरेक्टिव आउटपुट एचटीएमएल इमेजेस वीडियो ग्राफ ट्री टेबल इन सबके साथ, और हमारे पास पाइथन पांडास एसक्यूएल टेंसर फ्लो, काफी सारी और भी लाइब्रेरीज होती है जिसका यूज करके आप ये कर सकते हो। इसके बाद मैंने बताया यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर आप लिखे डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस टूल्स यूजिंग पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर। अब पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं पांडा के अंदर। पांडा के अंदर हमारे पास 3 पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है सीरीज। सीरीज कुछ नहीं होता, सिंपली आप सीरीज को इस तरीके से समझ सकते हो। सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे होता है, एक वन डायमेंशनल एरे हो सकता है, लेबल्ड भी हो सकता है, नॉन लेबल्ड भी हो सकता है। आप देखिए वन डायमेंशनल एरे, अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसको एज दे सकते हो, मार्क्स दे सकते हो, कुछ भी इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो आपके हिसाब से। इसी के साथ में यहाँ पर हमारा होता है डेटा फ्रेम्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसी के साथ में हम इन दो चीजों की सबसे ज्यादा बात करेंगे। डेटा फ्रेम्स क्या होता है, डेटा फ्रेम्स को आप 2 डायमेंशनल एरे की तरह समझ सकते हो, जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो सकती है। ये एक डेटा फ्रेम का एग्जांपल है जिसमें नेम एज जेंडर है, राम यश शिव पूजा,
36, 38, 49, 28 मेल 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 फीमेल। इसी के साथ में हमारे पास एक होता है पैनल, ये एकदम एडवांस लेवल का टॉपिक है, जनरेट 3D साइज म्यूटेबल एरे। थर्ड डायमेंशन चीज के बारे में अभी हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम्स के साथ आसपास हमारी पूरी ये ट्यूटोरियल होने वाला है। तो यहाँ पर हमने पांडास को इंस्टॉल कर लिया है, सब चीज कर लिया है, और यहाँ पर अब आता है कि नाउ यूज पांडास इन योर सिस्टम। अब पांडास को हमको हमारी इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जुपिटर को भी ओपन कर लिया है। जुपिटर को ओपन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने नोटबुक क्रिएट कर लिया है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कर्नल सिलेक्ट करना है। मैं करूंगा ऑलवेज सिलेक्ट प्रेफर्ड कर्नल, मैं पाइथन 3 हमारा कर्नल है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देखिए अब इसमें होता क्या है। अब ये तो सिंपल सी बात होगी, है थीम वीम और ये सब आ गई है, जिसके डार्क लाइट थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी लाइट थीम पे काम करता हूँ। काफी जुपिटर में ज्यादातर लाइट थीम ही सबसे ज्यादा यूज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस चीज को हम कहेंगे सेल। अब इस सेल के अंदर आप आपका प्रोग्राम लिखते हो। अब एक नया सेल को ऐड करना है, तो ये नया सेल से आप नया सेल को ऐड कर सकते हो, इससे आप सेल को डिलीट कर सकते हो। सेल कुछ नहीं है, सेल के अंदर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रिंट हेलो, तो आपकी एक स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। अब आप देखिए इस स्क्रिप्ट लिखी मैंने, अब स्क्रिप्ट को रन कैसे करना है, मैं इसको कॉपी करके इस सेल के अंदर पेस्ट करूंगा। दो टाइप्स आप आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको रन कर सकते हो, यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हो। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, इसके अलावा यहाँ इधर क्लिक करूंगा। अगर मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखी, अब मैं इधर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को इस स्ट्रिंग को रन करना है, इस स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा, तो मैं हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारा जो सेल है, उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देखिए अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इस वाले बटन से आप सिंपली किसी भी इस सेल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। किसी भी एग्जीक्यूट का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसको यहाँ इस पे क्लिक करके इंटरप्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इसी के साथ में पूरे कर्नल को आपको रीस्टार्ट करना है, तो इसका यूज होता है। और सारे सेल को एक साथ रन करना है। जैसे आपने क्या करा, पूरा कर्नल को रीस्टार्ट करा और सारे सेल को एक साथ रन करा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे एक एक करके सेल रीस्टार्ट हो रहे हैं। अब ये होगा फिर ये होगा। अब देखिए, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है और 2 लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये पहले एग्जीक्यूट हुआ, ये सेकंड एग्जीक्यूट हुआ। अब ये इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए जब ये एग्जीक्यूट होता है, तब यहाँ पर स्टार बना हुआ आता है, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तब यहाँ पर नंबर लिखे हुए आते हैं। तो ये आपकी एक बात होगी। इसको करूंगा कंप्लीट, मैं इस कर्नल को करूंगा लोड, और हमारे पास यहाँ पर होता है कोड और मार्कडाउन। अब ये कोड और मार्कडाउन क्या होता है? कोड से सिंपली आप पाइथन का कोई भी कोड लिख सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर मार्कडाउन का एक ऑप्शन होता है। अगर आपको कमेंट्स ऐड करने हैं आपके अंदर, तो आप मार्कडाउन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ अब पांडास, मैं लिखूंगा यहाँ पर अंडरस्कोर पांडास ट्यूटोरियल, अंडरस्कोर पांडास ट्यूटोरियल, इसको ऐसा करूंगा, तो ये हमारा एक इटैलिक में आ चुका है। इस तरीके से आप इटैलिक कर सकते हो। अगर मैं वापस मार्कडाउन ऐड करूं, यहाँ पर डबल करके करता हूँ, सब्सक्राइब टू मोहित प्रजापत प्रजापत, अब 3 बार करूंगा, तो डबल करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए डबल से हमारा बोल्ड हो गया। इसी के साथ में अगर मैं 3 बार करता हूँ, 3 स्टार लगाता हूँ, तो क्या होगा, लाइक लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर भी कर दो, और एंटर प्रेस करूंगा, तो अभी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारा एक कमेंट आ चुका है। तो इस तरीके से आप मार्कडाउन को यूज करके कमेंट्स को ऐड कर सकते हो। मैं अभी के लिए वापस सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ। मैं एक मार्कडाउन लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं पांडास ट्यूटोरियल, पांडास ट्यूटोरियल लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर हमारा बोल्ड के अंदर ये आ चुका सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा बोल्ड के अंदर आ चुका है। इसी के साथ में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं अंडरस्कोर भी लगा दूंगा, बोल्ड के साथ में हमारा अंडरस्कोर भी हो जाएगा ये। अब आप देखिए बोल्ड और अंडरस्कोर हमारा दोनों हो चुका है। चलता है हमारे नेक्स्ट, क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को। अब देखिए सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। हमको 2 लाइब्रेरीज चाहिए, पांडास और नमपाई। अब पांडास और नमपाई साथ में काम करता है हमेशा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy as np। तो यहाँ पर मैंने लिखा import panda as pd, import numpy as np। इसका मतलब क्या हुआ,
अब मैं डायरेक्टली अगर इंपोर्ट पांडा लिखता तो पांडा का किसी भी फंक्शन का मेरे को यूज करना है तो मेरे को बार बार पांडास 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 डॉट डेटा फ्रेम पांडास डॉट सॉर्ट इस टाइप से मेरे को काम करना पड़ता। इसी तरीके से नमपाई अगर डायरेक्टली लिख देता तो मेरे को नमपाई डॉट एरे नमपाई डॉट नमपाई के जितने भी मेथड फंक्शंस को यूज करना पड़ता तो बार बार मेरे को नमपाई पूरा लिखना पड़ता। लेकिन अब मैंने लिख दिया कि पांडास को इंपोर्ट कर दो और जब भी मैं पांडास को यूज करूँ तो मैं पीडी की तरह उसको यूज करूँ। तो अब पाइथन समझ गया कि अब जब भी मैं पीडी लिखूंगा उसका मतलब पांडा और एनपी लिखूंगा उसका मतलब नमपाई। तो ये होगी हमारा पांडास और नमपाई। लेट्स सी कि नाउ क्रिएट अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट इन वेरिएबल। अब एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मैं। लेट्स सी मैं लिखूंगा डिक्शनरी इज इक्वल्स टू और डिक्शनरी में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डिक्शनरी में नेम लिख सकता हूँ, यूजर का नेम। और नेम के अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट में मैं लिखूंगा मोहित श्याम मोहित राम और मोहित राम और इसके अलावा मैं लिख दूंगा शक्ति और यहाँ पर लिख दूंगा पूजा। तो इस टाइप से मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी। इसी के साथ में मैं लिखूंगा यूजर की यूजर के लिख देता हूँ मार्क्स लिख देता हूँ, काम करता हूँ यूजर के मार्क्स लिख देता हूँ। मार्क्स में आएगा आपका नंबर्स आएंगे सिंपली 65 34 44 65 और 42। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा मार्क्स लिख दिए। हमारे 4 ऑब्जेक्ट है, 4 यूजर है तो 4 ही मार्क्स आएंगे। इसी के साथ में मैं सिटी का नाम लिख सकता हूँ। इसी के साथ सिटी का नाम भी लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा सिटी, कौन सी सिटी में कौन रहता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं जयपुर। जयपुर एक सिटी होगी हमारी। नेक्स्ट सिटी होगी हमारी पुणे। पुणे नेक्स्ट सिटी होगी। इसके अलावा मुंबई और इसके अलावा हमारी यहाँ पर हो जाएगी अहमदाबाद। अहमदाबाद एक सिटी यहाँ पर हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3-4 सिटी यहाँ पर हमने क्लियर कर दी। मैं डिक्शनरी को क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारी एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया है। अब पांडास के अंदर ये भी बात अच्छी है कि आपको किसी वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना है तो बार बार आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई वेरिएबल क्रिएटेड है और उसको आपको प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो यहाँ पर आपका वेरिएबल सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब ऐसे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में तो आपने कभी डेटा देखा नहीं होगा। हमेशा आपके पास डेटा होता है टेबल फॉर्म में। और टेबल्स किस में होती है आपकी आप जब काम करते हो स्टोरेज के साथ में, आप डेटाबेस के साथ काम करते हो तो वहां पे आपकी टेबल्स ही काम करती है। आपका जितना भी यूजर का डेटा होता है, यूजर का चाहे फोन नंबर ऑर्डर हिस्ट्री ये सब डेटा होता है आपका, वो आपके डेटाबेस में होता है। तो आपको जब भी काम करना है किसी डेटा के साथ में, जब भी मैं डेटा की बात करूंगा तो वो होगा एक टेबुलर फॉर्म में डेटा। गूगल के पास आपका डेटा है वो सारे टेबल्स की फॉर्म में डेटा है, सारा फॉर्म डेटाबेस के सर्वर्स में है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, मैं इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा डी एफ इज इक्वल्स टू पांडा की डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करो और डिक्शनरी को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। अब डिक्शनरी जो थी हमारी वो एक पांडा के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है। अब देखिए नेम मार्क्स और सिटी एक सही तरीके से हमको एक सही फॉर्म में हमारा डेटा यहाँ पे मिल चुका है। ये इन सारे डेटा का इंडेक्स हो गया 0 1 2 3। ये इंडेक्स की आपकी जो कॉलम्स है उसकी वैल्यू और ये रोज की वैल्यू होगी 0 1 2 3। हमने नमपाई में देखा था 0 1 2 3 और नेम हो गया, मार्क्स हो गया, सिटी हो गया, ये आपका डेटा हो गया। सिंपल सिंपल सा है। यहाँ पे भी मैंने ये सब लिखा है पीडी डॉट डी डिक्शनरी क्रिएट करी और यहाँ पर आपका आउटपुट में आ गया। इसको मैंने इंडेक्स बोला, इसको मैंने की बोली और इसको मैंने वैल्यू बोली। अब यहाँ पे लिखा है नाउ वी एक्सपोर्ट दिस डेटा इन एक्सेल शीट और सीएसवी फाइल। आप अब इस डेटा को, हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा को आप किसी सीएसवी फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो। सीएसवी फाइल क्या होती है? सीएसवी फाइल कुछ नहीं होती, एक एक्सेल फाइल होती है। मैं क्रिएट करके बता सबसे पहले। मैं यहाँ पर लिखूंगा df.to_c CSV और CSV फाइल का नाम लिख दूंगा न्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की बात, स्टूडेंट्स डॉट CSV और इसको क्लोज कर दूंगा, रन करूंगा। अब आप देखिए हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट CSV नाम से हमारी फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं बात करूं हमारे फोल्डर के अंदर तो सारा काम हम फोल्डर्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट डॉट CSV नाम से हमारा डेटा पूरा एक क्रिएट हो गया। नेम जो भी हमने वहाँ पर क्रिएट करा था वो यहाँ पर सिंपली क्रिएट हो चुका है।
नेम, मार्क्स, सिटी और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा इंडेक्स आ रहा है। अब इंडेक्स को क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंडेक्स है, मैं ये इंडेक्स नहीं चाहता। अब आप देखिए, मैं वापस इसके अंदर जाऊँगा। मेरा जो इंडेक्स आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर इस सीएसवी फाइल को सेव करूँ, तो हमारा ये इंडेक्स नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिखूँगा, पेस्ट करूँगा। मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स नो इंडेक्स विथआउट स्टूडेंट्स नो इंडेक्स, यानी बिना इंडेक्स के अगर स्टूडेंट्स को मैं एक नई सीएसवी फाइल क्रिएट करूँ, इन इंडेक्स लिखूँगा मैं यहाँ पर सही तरीके से और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, इंडेक्स को फॉल्स कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देखिए, यहाँ पर हमारी एक और सीएसवी फाइल क्रिएट हुई है। फर्स्ट वाली जो हमारी स्टूडेंट नाम की फाइल है उसके अंदर इंडेक्स है, सेकंड वाली फाइल के अंदर हमारा इंडेक्स नहीं है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि कब आपको इंडेक्स की जरूरत है, कब आपको इंडेक्स की जरूरत नहीं है। जब भी आप पांडास के अंदर काम करोगे तब आपको इंडेक्स की जरूर जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपको उस सीएसवी फाइल को प्रिंट करना है, जब आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, तो आपको इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करके आप आपका क्लीन डेटा प्रेजेंट कर सकते हो यूजर्स को। तो ये बात होगी आपकी इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। इन केस इन केस यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस वी हैव लार्ज डेटा सेट एंड वी वांट अपर रो देन वी हैव हेड मेथड। अभी अभी अब क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास स्मॉल डेटा सेट है। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 4 हमारे पास रो है और 3 ही कॉलम है। लेकिन क्या होता हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा होता, तब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता जब हमको यूजर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, मैं इधर लिखूंगा df डॉट हेड मेथड है हमारे पास, और इसके अंदर जो भी नंबर आप पास करोगे, अगर मैं 2 पास कर दूंगा तो हमारे ऊपर की 2 रो यहाँ पर हमको मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं df डॉट हेड के अंदर 3 पास कर दूंगा तो ऊपर की 3 रो मिल जाएगी। इसी की तरह, इसी के साथ यहाँ पर हमारा यहाँ पर थर्ड वाला नहीं मिला। इसी के साथ क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा df डॉट हैव सिमिलरली फॉर लास्ट रो वी हैव टेल। जैसा हमने हेड का यूज करके ऊपर के डेटा को एक्सेस करा, हम टेल का यूज करके नीचे के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिखूंगा टेल और टेल के अंदर 2 पास कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे लास्ट के 2 रो यहाँ पर हमको मिल चुकी है। अगर मैं लिखूंगा df डॉट टेल और यहाँ पर 3 लिख दूंगा तो लास्ट की 3 रोज हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका हेड और टेल काम करता है इसके अंदर पांडास के अंदर डेटा फ्रेम के आपके हेड और टेल को रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है एक डिस्क्राइब मेथड। हमने बात करी थी हम डेटा को एक्सेस कर सकते थे, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते थे, डेटा को एनालाइज कर सकते थे। अब डेटा को एनालाइज करना मतलब क्या होता है, डेटा की इंफॉर्मेशन को गेट करना। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, मेरे को मैं मार्क्स का सब चीज़ें चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, अब हम जब भी डेटा के साथ काम करते हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं। अगर आप एक टीचर है तो आपको पता होगा कि जब भी आपके पास रिज़ल्ट बनाने की बारी आती है, तब आप एक्सेल शीट के अंदर मार्क्स को मीन मीन निकालते हो, मार्क्स का मोडियन मोड निकालते हो, मार्क्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना निकालना चाहते हो कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स 25 से कम आए, 25% से कम कितने मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 30-45 से नीचे कितना आया, 50% से नीचे कितना आया, और क्या एवरेज निकला है मार्क्स का, मीडियन कितना है, सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, कम मार्क्स कितने हैं, मिनिमम मार्क्स किसके हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो है df डॉट डिस्क्राइब। अगर आपके अगर आपके डेटा फ्रेम के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज है तो ये उसको डिस्क्राइब करके आपको रिटर्न करेगा। आप देखिए हमारे डेटा फ्रेम के अंदर एक मार्क्स नाम की न्यूमेरिक वैल्यू थी। अब उसने मार्क्स को काउंट कर दिया, मार्क्स का मीन निकाल के दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दिया, मिनिमम निकाल के दे दिया। अब देखिए मिनिमम 34 मार्क्स है। इसी तरीके से 25% से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 50% से कम कितने स्टूडेंट के नाम मार्क्स है, कितने मार्क्स का एवरेज 50% से नीचे है, 75% से नीचे कितने मार्क्स का एवरेज है, इसी तरीके से मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है। तो ये आपका डिस्क्राइब मेथड काम करता है। इस तरीके से आप सारा आपका जो मार्क्स है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट, मिनिमम सब चीजें आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सेपरेटली भी इसको यूज करते हो। आगे हम लोग जब बड़े डेटा सेट के साथ काम करेंगे, जब हम नमपाई का और एडवांस लेवल पे यूज करेंगे, तब उसमें आप चेक कर सकते हो। बाय द वे, अगर अभी तक आपने हमारे नमपाई वाले वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आप हमारी नमपाई वाली वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि नमपाई
आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। बिल्कुल एक बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, एकदम एडवांस लेवल तक मैंने आपको बताया है कि numpy क्या होता है, किस तरीके से numpy को इंस्टॉल करना है। numpy के सारे मेथड्स को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा है। बिल्कुल एक प्रॉपर पैकेज के साथ में वो वीडियो है, तो उसको भी आप चेकआउट करिए। चलते हैं हमारे पाइथन के ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट क्या हमारे पास आता है। यहाँ पर हमारे पास आता है हाउ टू इम्पोर्ट अ कस्टम सीएसवी फाइल। अब यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी और उस डिक्शनरी के साथ हमने एक हमारी सीएसवी फाइल को क्रिएट करा और उसके साथ काम किया था। अब हमेशा तो हम पांडास का यूज करके या फिर डिक्शनरी का यूज करके हमारा डेटा नहीं आएगा। हमारा डेटा हमेशा प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा था, हमारा डेटा हमेशा डेटाबेस के अंदर होता है। अब डेटाबेस से डेटा को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके आप सिंपली उसको अगर पांडास में इंपोर्ट कराना है तो वो कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टूडेंट नाम के फाइल की कॉपी क्रिएट करूंगा, मैं इसको रीनेम करूंगा, मैं इसको कर दूंगा लेट से, मैं कर दूंगा इसको डेटा ट्रेन डेटा नाम से हमारी एक फाइल क्रिएट करूंगा। मैं इसको थोड़ा अपडेट कर दूंगा, सबसे पहले तो मैं इस रो को रिमूव कर दूंगा, मैं इस पूरी की पूरी रो, हमारे इस पूरे पूरे कॉलम को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा हैगा। मैं इसको पूरे को यहाँ कर दूंगा डिलीट, इसको कर दूंगा रिमूव, डिलीट हो जा। पूरे को यहाँ पे ले लूँ तो इसको यहाँ पर कैसे लूंगा मैं, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कट करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा ये सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन के तो ट्रेन का नंबर चाहिए होगा, ट्रेन नंबर के साथ में, और ट्रेन का नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं ये एक रैंडम डेटा है सारा, मैं रैंडम नंबर को यहाँ पे लिख रहा हूँ 124348 12579 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12345। तो यहाँ पर हमारा आ गया। इसके साथ में हमारा ट्रेन की स्पीड होती है। अब स्पीड भी ट्रेन की काफी होती है, जैसे मैं बात करूँ जो 120 की स्पीड पे ट्रेन चल रही है, इसके साथ में 110 की स्पीड पे चल रही है, कुछ ट्रेन चल रही है हमारी 200 की स्पीड पे, और कुछ ट्रेन चल रही है हमारी अ, अ, 80 की स्पीड पे, लेट्स सी, और 120 पे चल रही है हमारी राजधानी, चल रही है हमारी सबसे बढ़िया ट्रेन। इसके साथ में 110 पे चल रही है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी, मैं लिखूंगा शताब्दी। इसके साथ में वंदे वंदे भारत, यहाँ लिखूंगा भारत वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ 80 की, तो 80 पे हमारी कुछ भी ट्रेन हो सकती है, लेट्स सी, मैं कर देता हूँ हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस। तो ये हमारे एक ट्रेन का डेटा हो गया। अब ये एक ट्रेन का डेटा हो गया, तो अब मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा। अब सेव आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आपकी एक्सेल शीट को सेव करो तो इसको डॉट सीएसवी नाम के एक्सटेंशन के साथ सेव करो हमेशा। अब ये देखिए मैं इसको सेव कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन डेटा डॉट सीएसवी नाम से हमारी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसको अभी क्लोज कर दूंगा, मैं वापस आऊंगा हमारे इसके अंदर। अब मैं इस सीएसवी फाइल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराऊंगा। मैं लिखूंगा डेटा फ्रेम 1 इज इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल का नाम है हमारा ट्रेन, हमारा नाम क्या है सीएसवी फाइल का, ट्रेन डेटा नाम से हमारी, देखिए क्या नाम से है, ट्रेन अंडरस्कोर डेटा। मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रेन अंडरस्कोर डेटा डॉट सीएसवी। सीएसवी फाइल हमारी रीड हो जाएगी, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारी एक सीएसवी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली रीड हो चुकी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ df1, तो यहाँ पर हमारी सीएसवी फाइल का यहाँ पर डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा कुछ गलत डेटा आ रहा है, लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ पर। मैंने यहाँ पर सीएसवी फाइल को अपडेट करा था, यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको अपडेट करा। मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, इसको सेव करूंगा तो ये सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसके अंदर का डेटा अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स सी। मैं इसको नए नाम से सेव कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक नए नाम से सेव करूंगा। मैं लिखूंगा न्यू, न्यू नाम से एक सीएसवी फाइल। अरे मैं गलत जगह इसको सेव कर रहा था, मैं इसको गलत जगह पे सेव कर रहा था। मेरे को इसको हमारे फोल्डर के अंदर सेव करनी पड़ेगी, दिस पीसी के अंदर।
ई ड्राइव पाइथन ट्यूटोरियल पांडास के अंदर इस फाइल को रिप्लेस कर दूंगा फाइल को। यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो गई है। अगर अब इस फाइल को अब इसको रन करूं तो क्या आता है, लेट्स सी। इसको रन करूंगा तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी फाइल्स यहाँ पर अब अपडेट हो चुकी है। मैंने वो फाइल को गलत जगह सेव कर दिया था, मैंने उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया था। मेरे को हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करना था। तो यहाँ पर हमारी सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप CSV फाइल को रीड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सेम लिखा है, न्यू CSV is equals to pd.read CSV file to get data we can use index of row and column। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टू गेट डेटा वी कैन यूज इंडेक्स ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ट्रेन नंबर, यानी मैं ट्रेन नंबर देखना चाहता हूँ 0th वाले इंडेक्स का। तो कैसे देखूंगा, नया नया क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा DF1। और जब भी आपको डेटा देखना है तो सबसे पहले आपको कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा। कौन सा कॉलम है, हमारा कॉलम का नाम है ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर चाहिए 0th इंडेक्स का, तो ट्रेन नंबर 0th इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह आप DF1 लिखकर अगर मेरे को यहाँ पर स्पीड सिटी चाहिए या फिर मेरे को सिटी चाहिए, मैं लिखूंगा सिटी ऑफ फर्स्ट यानी सेकंड इंडेक्स वाले की। तो यहाँ पर वंदे भारत हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से ये अब हमारा आ गया है वंदे भारत, और ये सब चीजें यहाँ पर हमारी आ गई है, स्पीड, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत। इसी के साथ में आप वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं इस ट्रेन नंबर को चेंज करना था। पहले हमारा ट्रेन नंबर था 12548, अभी मैं इसको कर दूंगा, अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, अभी मैं इसको कर दूंगा 12999 12999। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है कि अ वैल्यू इज ट्राइंग टू बी ऑन कॉपी ऑफ अ लाइज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो इस वैल्यू, ये एरर क्यों आ रही है, इसको भी हम सही करेंगे। सेटिंग विथ कॉपी वार्निंग, एक वार्निंग आ रही है हमारी, कोई एरर नहीं है हमारी, सिर्फ वार्निंग है। अब आप देखिए, यहाँ पर क्या है। अब मैं इस ट्रेन वाले को, अभी आप देखिए, अभी अपडेट नहीं करा मैंने CSV फाइल को। यहाँ पर मैं DF1 को अगर रन करूं तो पहले हमारी ट्रेन नंबर 0th इंडेक्स पे था 12548, अब जो कि हो चुका है 12999। अगर मैं इसी को अगर CSV फाइल में सेव कर देता हूं तो मैं लिखूंगा pd.to_CSV, एक CSV फाइल के अंदर इसको सेव करूंगा। मैं लिखूंगा DF1 को सेव कर दो, और यहाँ पर आप देखिए क्या आ रही है, पांडास हैज नो एट्रीब्यूट CSV। और क्यों आ रही है हमारी एरर, इसको भी देख लेते हैं। हमारी DF, मेरे को यहाँ पर DF लिखना चाहिए था ना, मेरे को लगा DF1 डॉट टू CSV टू_CSV, और यहाँ पर लिखूंगा मैं, हमारी CSV फाइल का नाम क्या है, हमारी CSV फाइल का नाम है ट्रेन डेटा डॉट CSV। CSV फाइल का नाम है ट्रेन डेटा डॉट CSV, और स्ट्रिंग बंद करके क्लोज करके रन कर दिया। अब हमारी यहाँ पर डेटा चेंज हो गया होगा। अभी आप देखिए, मैं इसको भी क्लिक क्लोज कर दूंगा, इसको क्लोज करूंगा और अब इसको ओपन करूंगा। तो यहाँ पर हमारा डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, लेट्स सी। मैंने क्या करा, मैंने, हमारी यहाँ पर एक एरर आ गई है बहुत लंबी सी। क्या है ये एरर, DF1 टू CSV परमिशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा परमिशन, इस भी के लिए DF1 डॉट टू_CSV ट्रेन डेटा CSV सही तो लिखा मैंने यहाँ पर। यहाँ पर हमारी परमिशन इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर रखा था शायद। मैं इस फाइल को अगर क्लोज करूंगा, तो यहाँ पर अब हमारा डेटा सक्सेसफुली पार्स हो गया है, हमारी सक्सेसफुली फाइल अपडेट हो चुकी होगी। यहाँ पर आप देखिए हमारे सक्सेसफुली फाइल ओपन अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर 12548 था, अब यहाँ पर हो चुका है 12999। इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो आपकी CSV फाइल को। यहाँ पर हमारी एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से फाइल को यहाँ पर ओपन कर रखा था। मैं सारी की सारी CSV फाइल को अभी के लिए क्लोज कर दूंगा।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कस्टम इंडेक्सिंग के बारे में। हमने पहले यहाँ पर इंडेक्सिंग के बारे में पहले से यहाँ पर देख लिया। आप देखिए 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही थी। अगर मैं बात करूँ कस्टम इंडेक्सिंग की, तो यहाँ पे लिखा है कस्टम इंडेक्सिंग वी सी अबाउट इंडेक्सिंग ऑफ CSV फाइल वी कैन गिव कस्टम इंडेक्सिंग टू डेटा। आप कस्टम इंडेक्सिंग भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पर DF1 नाम से एक डेटा सेट है। मैं यहाँ पर कस्टम इंडेक्सिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कस्टम इंडेक्सिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरा जो यहाँ पर सिटी और ये सब लिखा हुआ आ रहा है, मैं ट्रेन नंबर के आगे मैं ट्रेन का नाम लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर तो सिटी है, यहाँ पर मैं ट्रेन का नाम लिखना चाहता हूँ। लेट्स सी कि कस्टम सी इंडेक्सिंग कैसा करता है। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। कस्टम इंडेक्सिंग करने के लिए आप लिखिए df1.index, उसके बाद जो भी आपको इंडेक्सिंग करनी है वो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो। 0 को रिप्लेस करके सबसे पहले मेरे को लिखना है राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। इसके साथ में कॉमा करूंगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कस्टम इंडेक्सिंग है वो आपको एक कलेक्शन ऑफ डेटा के फॉर्म में करनी है। तो मैं लिखूंगा कस्टम इंडेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कस्टम इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक इसके अंदर पास करूंगा मैं लिस्ट को, और यहाँ पर मैं लिखूंगा राजधानी एक्सप्रेस और नेक्स्ट है हमारी शताब्दी। मैं लिखूंगा शताब्दी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस लिखूंगा। और नेक्स्ट है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद है हावड़ा, हावड़ा एक्सप्रेस। तो ये हमारी 3 इंडेक्सिंग यहाँ पर मैंने क्रिएट कर ली है। अब लेट्स सी इंडेक्सिंग का कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर। हमारे इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम के, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके ऊपर हमारे इंडेक्स सक्सेसफुली चेंज हो जाएगी। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर, स्पीड, सब चीजें आ चुकी है। DF1 डॉट डिस्क्राइब का यूज करके आप सारी चीजों का एवरेज और सब चीजें निकाल सकते हो। तो हमारे से पहले सिर्फ मार्क्स थे। डिस्क्राइब का यूज करके सिर्फ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब का यूज करके आप सिर्फ न्यूमेरिक डेटा का ही डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपके पास कोई यहाँ पर डेटा दूसरा है तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सीरीज डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर हमने देख लिया जितनी भी चीजें बात करी हमने सारी बात करी थी उसके बारे में, सारी हमने बात करी है डेटा फ्रेम के बारे में, यानी डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो हमारे पास एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है सीरीज डेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वी ऑलरेडी सीन डेटा फ्रेम, बट व्हाट अबाउट सीरीज? Series is a one-dimensional array with homogeneous value. To create a series data structure, random element, ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। मैं लिखूंगा पीडी पांडा की सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, तो मैं लिखूंगा पीडी डॉट सीरीज नाम के मेथड को यूज करूंगा। और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मैं numpy का यूज करूंगा। मैं numpy का यूज करके एक numpy के मैं लिखूंगा np डॉट, मैं एक रैंडम 10 नंबर्स की सीरीज जनरेट करूंगा, एक एरे जनरेट करूंगा। और मैं क्या करूंगा, उस एरे के लिए मेरे को इंडेक्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इंडेक्स भी लिख रखा है। इंडेक्स किस तरीके से लेना है, आप इंडेक्स नहीं लोगे जो भी चलेगा। यहाँ पर अभी यहाँ पर आप देखिए pd डॉट सीरीज, मैं लिखूंगा pd डॉट सीरीज को प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी pd डॉट सीरीज आ चुकी है। बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप फ्लोट है। मैं अगर लिखूंगा pd सीरीज डॉट डी टाइप, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा फ्लोट 64 यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है। टाइप भी आप चेक कर सकते हो। मैं लिखूंगा टाइप ऑफ पीडी सीरीज का टाइप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है हमारा pandas डॉट कॉर डॉट सीरीज। यहाँ पर आप देखिए सीरीज है तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर सिंपली यहाँ पर हमारा रिटर्न हो रहा है। इसी के साथ में सिमिलरली आप एक एम्प्टी डेटा फ्रेम को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब एम्प्टी डेटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा न्यू डेटा फ्रेम, मैं लिखूंगा न्यू डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। और मैं इसके अंदर भी यहाँ पर अब यूज करूंगा numpy का। मैं लिखूंगा np डॉट रैंडम डॉट रैंड
और इसके अंदर लेट्स सी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक 200 रोज और 5 कॉलम्स का डेटा यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मैं बड़े डेटा सेट के साथ काम करूंगा इस बार, ताकि जब मैं हेड और टेल आपको समझाऊं तो मैं बता सकूं कि हेड और टेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ में मेरे को इंडेक्स चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज। मैं ये सब चीजें जो मैं यूज कर रहा हूँ np डॉट अरेंज, और ये जितनी भी चीजें मैंने इन सब चीजों के बारे में पहले बात कर रखी है। हमने इन सब चीजों के बारे में कहाँ पे बात करी थी, हमने इन सब चीजों के बारे में बात करी थी नमपाई वाली वीडियोस में। आपने, अगर मैं वापस आपको कह रहा हूँ, नमपाई वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ रैंडम फंक्शन का। तो अगर आपने हमारी पाइथन की रैंडम वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि रैंडम फंक्शन किस तरीके से काम करता है, रैंडेंट क्या होता है। मैं रेंडेंट के बारे में बताता हूँ। रेंडेंट क्या करता है, रेंडेंट 0 से लेकर 1 के बीच आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अब आप देखिए, कोई सा भी नंबर आपका यहाँ पर 1 के बड़ा नहीं होगा, कोई सा भी नंबर 1 से बड़ा नहीं होगा, सारा नंबर 0 और 1 के बीच के अंदर घूम रहा है। तो रैंडम का यूज करके आप 0 और 1 के बीच एक रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 0 और 1 के बीच ही होगा, ना 0 से छोटा होगा, ना 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर भी कोई नंबर नहीं होगा। और यहाँ पर अरेंज का यूज करके 0 से लेकर 200 तक यहाँ पर आप देखिए 200 रोज और 5 कॉलम्स यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो यहाँ पर हमारा डेटा सेट इस तरीके से भी काम कर रहा है। शुरू की 5 रो, लास्ट की 5 रो हमको यहाँ पर देखने को मिली है। अब मैं बता रहा था कि हेड क्यों काम होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा न्यू df डॉट हेड लिखूंगा तो शुरू फर्स्ट हमारी 5 रो हमको मिल जाएगी। और इसी तरीके से न्यू df डॉट टेल लिखूंगा तो लास्ट की हमको 5 रो यहाँ पर हमको मिल जाएगी। तो ये हमारा काम करता है इसके जैसा। अब टाइप भी आप चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ न्यू डीएफ। तो ये भी आपको रिटर्न करेगा pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम यहाँ पर आपका रिटर्न हो चुका है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ न्यू डीएफ डॉट इंडेक्स की, तो ये आपको सिर्फ एक हमारा यहाँ पर मेरे को इंडेक्स एक फंक्शन नहीं, एक मेथड नहीं है ये। अब यहाँ लिखूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा इंडेक्स रिटर्न हो चुका है। इंडेक्स की लेंथ 200। इंडेक्स में कौन कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3 4। तो ये कुछ नहीं है, ये इंडेक्स हमारा एक नमपाई का एरे है। आपने अगर नमपाई वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक एरे है, एक लिस्ट की तरह काम कर रहा है। और वो लिस्ट इंडेक्स की तरह यूज हो चुकी है उस डेटा फ्रेम के लिए। अगर मैं लिखूं न्यू df डॉट, मैं यहाँ लिखता हूँ सेल को, न्यू df डॉट कॉलम्स कॉलम्स, तो क्या रिटर्न होगा, न्यू df डॉट कॉलम्स में हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पर रिटर्न हो चुके हैं। कॉलम क्या होता है, कॉलम आपके आपके जो जितने भी कॉलम्स होते हैं, यानी वर्टिकल वैल्यूज होती है उसको हम कॉलम्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती है उसको हम रोज कहते हैं। जैसे कि 1, ये पूरा हमारा कॉलम हो गया, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। और रो क्या होती है, ये 195th रो, 196 197th रो, 198th रो और 199th रो। तो ये हमारी रो होगी, ये हमारी कॉलम होगी, ये हमारा रेंज हो गया है। तो ये सब चीजें हमारी। इसी के साथ में आप देखिए कि डेटा फ्रेम क्या होता है। डेटा फ्रेम एक 2D डेटा टाइप होता है, और जो हमारा नमपाई होता है, हमने लास्ट वीडियो नमपाई देखा था, उसकी उसका यूज करके आप 2D एरेस को क्रिएट कर सकते हो। मैंने हमारा इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा है जैसे मैंने बताया। आप देखिए सीरीज डेटा टाइप लिखा है, उसके बाद टाइप चेक किया है, उसके बाद हमने इंडेक्स कॉलम लिखा है, इसके बाद में लिखा है डेटा डेटा फ्रेम इज अ 2D डेटा टाइप एंड इन नमपाई वी ऑलरेडी सीन 2D एरे। अब यहाँ पर क्या आता है, हाउ टू कन्वर्ट 2D डेटा फ्रेम इनटू 2D एरे। अब हम 2D डेटा फ्रेम को 2D एरे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, मैं लिखूंगा न्यू डेटा फ्रेम डॉट टू टू लिख के अंडरस्कोर नमपाई, टू अंडरस्कोर नमपाई मेथड का यूज करूंगा। तो इसने क्या करा, इसने हमारे उस जो डेटा सेट था, इसने हमारे जो डेटा सेट था उसको एक एरे के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया है। हमारे डेटा सेट को एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप देखिए एक्सपोनेंशियल वैल्यू बहुत एक बड़ी सी हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और ये हमारी आ रही है सारी वैल्यूज। अगर मैं लिखता डॉट हेड डॉट नंपाई,
तो फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट 5 वैल्यू है सिर्फ उसका अगर मिल जाता, इसी के साथ में 2-3 चीज़ों को भी आप मिक्स कर सकते हो, डॉट टेल करूँगा, तो हमारा जो डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम की जो लास्ट 5 वैल्यूज़ थी यानी 5 इंडेक्स थे, उसका यहाँ पर इसने नंपाई एरे यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसी के नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है कि सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली आप सॉर्ट इंडेक्स यूज करके एरेस को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी के बाद में क्या आता है, इसके बाद आता है एवरी कॉलम इज सीरीज कंबाइंड टू फॉर्म डेटा फ्रेम। अब मैंने क्या बताया, मैंने आपको दो डेटा सेट के बारे में बताया था। सबसे पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। अगर मैं आपको बात करूं सीरीज की, तो सीरीज सिंपली आप एक कॉलम की तरह सीरीज को समझ सकते हो। तो मल्टीपल सीरीज को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा किस तरीके से आप मल्टीपल सीरीज का यूज करके आप एक डेटा फ्रेम को कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट सीरीज इनटू डेटा फ्रेम। देयर आर सेवरल मेथड टू डू दिस, वी कैन यूज सम हियर। काफी सारे मेथड्स होते हैं आपके डेटा फ्रेम सीरीज को डेटा फ्रेम के कन्वर्ट करने के लिए। हम कुछ की बात करेंगे अभी, हम ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, हम कुछ चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है कॉन्केटिनेट। अब कॉन्केट क्या होता है, सिंपली आपको पता है कॉन्केट तो क्या होता है। कॉन्केट का यूज करके आप सिंपली दो वैल्यूज को कॉन्केट कर सकते हो। इसी तरीके से आप दो सीरीज को कॉन्केट करके एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले सीरीज क्रिएट करूंगा S1 इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज लिखूंगा, pd डॉट सीरीज। सिंपल एक सीरीज क्रिएट करूंगा, ज्यादा हाई फाई सीरीज नहीं क्रिएट करूंगा। वैल्यूज 1,2,3,4, ये हमारी फर्स्ट सीरीज होगी। यहाँ पर s की वैल्यू हमारे को बड़ी लिखनी पड़ेगी। इसी के साथ से सिमिलरली सेम सीरीज नहीं क्रिएट करूंगा, वैल्यूज को अल्टर कर दूंगा। हमने इधर लिखा तो यहाँ पर लिखूंगा मोहित, यश, पार्थ, पार्थ, शक्ति। मोहित, यश, पार्थ, शक्ति, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। एंटर प्रेस करूंगा। मेरे को यहाँ पर इसको S2 करना चाहिए था, मेरे को वापस ये S1 को रन करना पड़ेगा, वापस S2 को रन करना पड़ेगा। S1 की वैल्यू ये है और S2 की वैल्यू हमारी ये है। दो यहाँ पर सीरीज क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सीरीज का यूज करके एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा। डेटा इज इक्वल्स टू डेटा इज इक्वल्स टू सबसे पहले होगी यूजर की आईडी, आईडी होगी S1 कॉमा करके यूजर का होगा नेम, नेम, नेम कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अंडरस्कोर S2, S2 और डिक्शनरी करूँगा क्लोज। तो एक डेटा नाम से हमारी एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है सीरीज की। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डिक्शनरी को कॉन्केट कर दूंगा। मैं लिखूंगा df, डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा न्यू, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा SDF1 सीरीज टू डेटा फ्रेम 1 और यहाँ पर लिखूंगा pd डॉट कॉन्केट, pd डॉट कॉन्केट। इसके अंदर एक डिक्शनरी पास होगी और सबसे पहले एक एक्सिस पास होगी, एक्सिस इक्वल्स टू 1। क्या रिटर्न करेगा, SDF1 को अगर मैं प्रिंट करूं तो इसने हमको एक डेटा फ्रेम रिटर्न करके दे दिया। तो इस तरीके से आप सीरीज का यूज करके डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस 0 कर देता, लेट्स सी क्या होता। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस 0 कर देता तो क्या होता, एक्सिस 0 करने के बाद में कुछ अलग टाइप से यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए आईडी आ रही है और यहाँ पर हमारा नेम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक्सेस 1 रखना ही ज़्यादा सूटेबल होगा। एक्सेस 1 रखी तो यहाँ पर हमारे डेटा आ चुका है। इसको करूँगा कट, इसको भी करूँगा कट, यहाँ से भी कर दिया कट। नेक्स्ट आता है हमारा मर्ज। ये आप देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा होता है मर्ज का यूज करके किस तरीके से करते हैं। हम सेम डेटा सेट का यूज, हम सेम सीरीज का यूज करेंगे। S1 और S2 सेम सीरीज है। अभी क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेम सीरीज का यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को मर्ज वाले के अंदर हमारा इंडेक्स को पास करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए अभी हमारा इंडेक्स कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरे को इसको इंडेक्स भी देना पड़ेगा। इंडेक्स किस तरीके से देंगे, इंडेक्स के लिए मैं लिखूंगा एस एक्स इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज। मैं लिखूंगा pd डॉट सीरीज
और इसके ऊपर वाली मैं पूरी सीरीज ही कॉपी कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, दोनों ऊपर वाली सीरीज कॉपी कर दूंगा, इसको भी कॉपी करूंगा, इसको भी कॉपी करूंगा और यहाँ पर सेव कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा, ये 1 2 3 आ गया। इसके साथ में मैं इसका इंडेक्स लूंगा, मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू id, नेम इज इक्वल्स टू id। सिमिलरली इसको रन करूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, लिखूंगा y pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर भी वैल्यू पास हुई है हमारी, वही वैल्यू। और इसके इसके नेम के अंदर मैं लिखूंगा नेम, नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम, नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम, ताकि आपको पता चले कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। मैं उधर अलग लिखा है और इधर भी अलग लिखा है। कैपिटल एस की एरर वापस होती है। ये एरर आपका छोटी छोटी एरर्स का आपको ध्यान रखना है। क्या पता आपका कर्नल पूरा आपको रीलोड करना है और आपने कई चीज गलत लिख दी है, उस सेल को डिलीट नहीं करा, तो आपकी पूरे प्रोग्राम के अंदर एरर आ सकती है। आपका काफी ज्यादा काम बाकी बहुत ज्यादा एरर हो सकता है। मैं लिखूंगा एस डी एफ टू इज इक्वल्स टू पी डी डॉट मर्ज, पी डी डॉट मर्ज का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं 3 चीजों को पास करूंगा, 4 चीजें, एस एक्स कॉमा वाई कॉमा राइट अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, कॉमा करूंगा लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी। अब मैं लिखूंगा एस डी एफ टू को अब प्रिंट करूंगा, तो वापस हमारा सेम एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है सीरीज का यूज करके। और सबसे इजी, तो मैं इसको सबसे इजी समझता हूँ, वी हैव टू ज्वाइन मेथड का यूज करके सबसे इजी वे में आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। इसमें करना है, सबसे पहले आपको 2 सीरीज क्रिएट करनी है। फर्स्ट सीरीज का एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और सेकंड सीरीज को उसके अंदर ज्वाइन कर देना। बहुत ज्यादा इजी मेथड है। मैं लिखूंगा S1, एक हमारे पास सीरीज है या फिर एक एक्स सीरीज है हमारे पास, कुछ भी आप लिख सकते हो, एस एक्स वन कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं लेट से एक्स की बात करता हूँ, मैं लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा टेम्प इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा एस डी एफ थ्री इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं एक्स पास कर दूंगा। अब मैं लिखूंगा एस डी थ्री, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। लेकिन ये डेटा फ्रेम सिर्फ एक ही सीरीज से क्रिएट हुआ, मेरे को 2 सीरीज का डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। मैं लिखूंगा एस डी एफ थ्री और यहाँ पे लिखूंगा एस डी एफ थ्री का अंदर ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो बी को, ज्वाइन कर दो बी को। तो यहाँ पर हमारी क्या एरर आई है, बी वैल्यू नॉट डिफाइंड, मेरे को वाई लिखना चाहिए। अब आप देखिए, अब मैं लिखूंगा एस डी एफ थ्री, तो यहाँ पर आप देखिए 2 सीरीज का यूज करके वापस हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ 3 मेथड्स थे जिसका यूज करके आप सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि किस तरीके से आप एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो एक नंपाई एरे का यूज करके। अब हमने लास्ट थोड़े देर पहले देखा था किस तरीके से एक डेटा फ्रेम को एक नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था कि डेटा फ्रेम को एक नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है। अब एक नंपाई एरे को किस तरीके से एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डेटा फ्रेम को नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए एक नंपाई एरे क्रिएट करते हैं सबसे पहले। अब नंपाई एरे के अंदर आप नंपाई एरे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं मैंने बताया था। अभी मैं एम्प्टी मेथड का यूज करके एक एम्प्टी नंपाई एरे क्रिएट कर रहा हूँ 3x3 का, 3x3 का यहाँ पर एक np डॉट एम्प्टी और 3,3। अब आप देखिए, एक मैं को यहाँ पर डी टाइप भी लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ डी टाइप इज इक्वल्स टू np डॉट इंट 8। अब आप देखिए npar हमारा यहाँ पर एक नंपाई एरे क्रिएट हो गया, npar लिखता हूँ npar, तो यहाँ पर एक हमारा नंपाई एरे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को इस नंपाई एरे को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। मैं लिखूंगा np2 डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं पास करूंगा npar और इसके कॉलम्स के लिए मैं लिखूंगा कॉलम्स इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज
अरेंज कर दो, और अरेंज के अंदर 3 है रेंज इसकी, तो यहाँ लिखूंगा np डॉट अरेंज 3। मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट। अब आप देखिए npdf, यहाँ पर हमारा एक एरे का यूज करके, ये देखिए एरे है, और उस एरे का यूज करके हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया है। तो ये हमारा हो चुका है डेटा फ्रेम के बाद। यहाँ पर आप देखिए क्रिएट, सब चीजें मैंने, जितनी भी चीजें हैं वो सारी नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। एम्प्टी का यूज करके किस तरीके से क्रिएट किया है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स के अंदर एमपी अरेंज पास करना है। और आप नंपाई की वीडियो तो चेकआउट कर ही लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ही। इसी के साथ में हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड कॉपी, सिमिलर टू कॉपी एंड डीप कॉपी। इफ वे राइट df is equals to df, it not create new data frame, new data frame is same, both df and df1 point to the same data frame. If we change one, other also effect. अब आप देखिए कि मैंने क्या करा, मैंने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करा। मेरे पास एक डेटा फ्रेम है, लेट्स सी। मैं इसी डेटा फ्रेम की बात करता हूँ, npdf, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। अब मैं क्रिएट करता हूँ npdf1 नाम से, और मैं इसके अंदर npdf को पास कर दूंगा। अब मैं npdf1 लिखूंगा तो अभी वो सेम चीज आएगी, सेम चीज रिटर्न करेगा। अब होगा क्या, अगर मैं इस npdf1, मैं लिखूंगा npdf1 के, npdf1 के 0, मैं लिखूंगा npdf1 के 0, और यहाँ पे लिखूंगा 0 इंडेक्स को कर दो, npdf1 के 0 इंडेक्स को कर दो 69। तो होगा क्या, npdf1 का 0 इंडेक्स हो जाएगा 69। लेकिन मैंने npdf को तो छेड़ा ही नहीं, यानी npdf को, डेटा फ्रेम को तो छेड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा npdf डेटा फ्रेम चेंज हो चुका है। तो ये होता है हमारा व्यू। जब भी आप ऐसा लिखते हो npdf1 इज इक्वल टू npdf, तो ये एक नया डेटा फ्रेम बिल्कुल आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये सिंपली उस डेटा फ्रेम को एक एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा, और उस दोनों डेटा फ्रेम के वेरिएबल्स को एक सेम डेटा फ्रेम की तरफ पॉइंट कर देगा। जिस तरीके से पाइथन में डीप कॉपी और कॉपी काम करती है, अगर आप किसी लिस्ट को कॉपी करते हो तो वो आपके लिए एक नई लिस्ट को क्रिएट नहीं करता, वो सिंपली एक नया वेरिएबल क्रिएट करके उस वेरिएबल को उस लिस्ट की तरफ पॉइंट कर देगा। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, एक नया वेरिएबल सेम डेटा फ्रेम को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी डेटा फ्रेम वेरिएबल का यूज करके वैल्यूज को अल्टर करोगे तो दोनों वैल्यूज में अपडेट होगा, दोनों वेरिएबल्स का अपडेट यहाँ पर होगा। तो इससे बचने के लिए आप यूज कर सकते हो npdf1 इज इक्वल्स टू npdf डॉट कॉपी मेथड का, npdf डॉट कॉपी मेथड का। अब आप देखिए, अब मैं लिखता हूँ npdf1 वन इंडेक्स को चेंज कर दो, क्या कर दो, वन और वन इंडेक्स को, वन और वन इंडेक्स कर दो 99। अब आप देखिए npdf1, यहाँ पर इधर 99 हो चुका है, लेकिन npdf में कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आप देखिए npdf में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो वापस 76 का 76 ही है। तो इस तरीके से हमारा कॉपी और व्यू और कॉपी काम करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टू क्रिएट अ होल न्यू डेटा फ्रेम वी हैव कॉपी मेथड। कॉपी मेथड का यूज करके आप होल न्यू डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, df इज इक्वल टू df डॉट कॉपी का यूज करके। इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए df डॉट लोकेशन कॉलम कॉमा रो टू चेंज वैल्यूज विदाउट एरर। अब देखिए, मैं यहाँ पर यूज कर रहा था, मैं डेटा फ्रेम 1 को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, मैं लिखूंगा डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 1 का मैं यूज करूंगा राज एक्सप्रेस, राज एक्सप्रेस। और यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्पीड, मैं लिखूंगा स्पीड, और इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड कर दो लेट से 300 किलोमीटर। तो क्या होगा, एक एरर आ चुकी है। मेरे को यहाँ करना क्या चाहिए था, मेरे को यहाँ पर कॉलम पहले लिखना चाहिए और रो बाद में लिखना चाहिए। अब बिल्कुल सक्सेसफुली रन होगा, कोई एरर, बिना एरर के साथ में। तो यहाँ पर एक एरर के साथ में हमारी वैल्यूज अपडेट हुई, वैल्यू अपडेट हो चुकी है, लेकिन एक एरर आई है। इस एरर से बचने के लिए आप लोकेशन का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है कि आप लोकेशन का यूज एक्चुअली कर ही कैसे सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ डेटा फ्रॉम 1 की, df1 की, तो df1 में अगर मैं लोकेशन का यूज करना है तो मैं सिंपली लोकेशन का इस टाइप से यूज करता हूँ। लोकेशन में आपको जरूरी नहीं है आपको 2 लोकेशन पास करनी हो, आप एक लोकेशन के साथ भी काम कर सकते हो। अगर मेरे को राजधानी एक्सप्रेस का सारा डेटा चाहिए, मैं लिखूंगा राज
एक्सप्रेस का सारा डेटा मेरे को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर इसने राजधानी एक्सप्रेस का मेरे को सारा का सारा डेटा रिटर्न कर दिया, ट्रेन नंबर, स्पीड, सिटी, सब चीजें मेरे को यहाँ पर रिटर्न करके दे दी है। और इसने मेरे को एक सीरीज की फॉर्म में यहाँ पर डेटा रिटर्न करके दिया है। तो किस तरीके से रिटर्न करा, सीरीज फॉर्म में यहाँ पर इसने डेटा फ्रेम रिटर्न करा है। और ये हमारी एक बात होगी। अगर मेरे को दो डेटा टाइप चाहिए, मैं लिखूंगा राजधानी एक्सप्रेस कॉमा स्पीड, मैं लिखूंगा स्पीड। तो क्या आएगा, स्पीड, राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड हमारे पास यहाँ पर आ जाए, राजधानी एक्सप्रेस और स्पीड 300 यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। और अगर मैं राजधानी एक्सप्रेस की अब स्पीड को चेंज करूंगा, स्पीड कर देता हूँ, लेट सी मैं कर देता हूँ स्पीड 250, तो अब हमारी एरर भी नहीं आएगी। अब देखिए df1 डॉट, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए स्पीड भी चेंज होगी, एरर्स भी यहाँ पर हमारी नहीं आई है। अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की दोनों की मेरे को स्पीड भी चाहिए और सिटी भी चाहिए। तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा df1 डॉट लोकेशन, df1 डॉट loc। इसके अंदर सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस, कॉमा करके लिखना पड़ेगा। राजधानी एक्सप्रेस चाहिए और कौन सी चाहिए, लेट से मेरे को चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत की एक्सप्रेस मेरे को ट्रेन चाहिए। इसको क्लोज करूंगा कॉमा करके। दूसरी लिस्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं बात करूँ कॉलम्स की, तो कॉलम्स में मेरे को क्या चाहिए, कॉलम्स में मेरे को चाहिए स्पीड चाहिए एक तो ट्रेन की, और मेरे को सिटी चाहिए ट्रेन की। सिटी और स्पीड दो चीज चाहिए मेरे को। और इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए राजधानी एक्सप्रेस की और वंदे भारत की स्पीड और सिटी हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोकेशन का यूज कर सकते हो। इसी के साथ में हमने क्या करा था, हमने एक डेटा फ्रेम को यहाँ पर क्रिएट करा था। मैंने कहाँ क्रिएट करा था, लेट्स सी। मैंने ऊपर की तरफ रैंडम का यूज करके एक बड़ा सारे, मैंने न्यू डीएफ नाम के डेटा फ्रेम को क्रिएट करा था। डेटा फ्रेम का नाम था हमारा न्यू डीएफ, न्यू डीएफ नाम का डेटा फ्रेम था। मैं क्या चाहता हूँ, मैं हम टेबल्स की अगर बात करते हैं, हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस में काफी बार ऐसा होता है, डेटाबेस में आपको टेबल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। टेबल्स ड्रॉप किस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फोर्थ वाली कॉलम है, इस फोर्थ वाले पूरे के पूरे कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस डेटा फ्रेम से रिमूव करना चाहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो यहाँ पे न्यू df डॉट ड्रॉप कर दो, न्यू df डॉट ड्रॉप कर दो। और कौन से डेटा फ्रेम को ड्रॉप करना है, फोर्थ नंबर के डेटा फ्रेम को ड्रॉप करना है। तो रो का नाम, एक्सिस कौन सी चाहिए, एक्सिस भी बता दो, एक्सिस होनी चाहिए 1। डेटा फ्रेम हमारा ड्रॉप हो चुका है। एक्सिस 1 क्या होता है, एक्सिस 1 होता है आपका कॉलम, एक्सिस 0 आपकी होती है रो। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस, अभी आप देखिए ये वाली एक्सेस रिमूव हो चुकी है, अगर मैं चाहता हूँ ये वाली हमारी जीरोथ एक्सेस रिमूव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू df1, न्यू df डॉट ड्रॉप कर दो। ड्रॉप में क्या कर दो, जीरोथ वाली एक्सेस ड्रॉप कर दो। मैं लिखूंगा जीरोथ वाली एक्सेस ड्रॉप कर दो, लेकिन एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखा था, इस बार लिखूंगा 0। तो अब हमारी 199 रो हो चुकी है, पहले 200 रो थी, अब 199 रो हो चुकी है। ये जीरो नंबर की जो रो थी, जीरो इंडेक्स की रो थी, वो पूरी की पूरी रो यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दी है। ये पूरी की पूरी ड्रॉप कर दी है। अब ये फोर्थ रो वापस आ चुकी है, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं करा था इसको, इसलिए ये वापस आ चुकी है। इसी के साथ में मल्टीपल डेटा फ्रेम के बारे में देख लिया है। पांडास का अगर इसकी बात करें तो इस वक्त देखिए ड्रॉप की बात करिए, मल्टीपल डेटा फ्रेम की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है। इसके साथ में आप कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं। अब कंडीशंस का कैसे यूज कर सकते हैं, कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स सी मेरे पास न्यू डेटा फ्रेम डॉट हेड होता है, न्यू डेटा फ्रेम डॉट हेड का यूज करूंगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हमारा जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के जीरोथ वाला जो हमारा कॉलम है, जीरोथ वाला जो हमारा कॉलम है, इस जीरोथ वाले कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है जो कि 3 से छोटी है, सिर्फ उनकी वैल्यूज को मैं चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा df डॉट loc, मैं लिखूंगा df डॉट loc। और इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए df इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स 0 की बात करता हूँ मैं, अगर लिखो इंडेक्स 0, और 0 के अंदर जितनी वैल्यूज है जो 0.3 से छोटी है, वो सारी सारी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो की कुछ एरर आई है हमारी, देख लेते क्या एरर है, क्या की यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। लिखूंगा df अंडरस्कोर, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा है। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी।
अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली LOC भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर LOC, या फिर मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा 0 और 0। मेरे को तो यहाँ पर 0 चाहिए, मैं लिखूंगा LOC और 0 नंबर दे दो, df.loc लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारी एरर नहीं आएगी। यहाँ पर भी हमारी एरर आ रही है। df डॉट न्यू df लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा न्यू df। यहाँ पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा न्यू df। मैं डेटा फ्रेम का नाम ही गलत लिख रहा था, तो एरर तो आनी है। नाम ही यहाँ पर गलत लिख रहा था, तो एरर तो आएगी ही आएगी। नाम हमेशा सही लिखना है आपको। अब आप देखिए यहाँ पर हमारी यहाँ पर अब एरर नहीं आएगी। तो इसने सारी इंडेक्स हमको रिटर्न कर दी है, सारे इंडेक्स हमको रिटर्न कर दिए, जिसकी जो वैल्यू है, यानी जीरोथ इंडेक्स में जिसकी वैल्यू 0 से छोटी है, वो सारे इंडेक्स यहाँ पर अब इसने हमको रिटर्न कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। इसमें आप एंड ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो। एंड लिखकर यहाँ पे लिख सकते हो कि एक तो ये 0 से जीरोथ वाले इंडेक्स में, यानी जीरोथ वाले कॉलम में सारी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। इसी के साथ में न्यू डीएफ के अंदर फोर्थ वाला जो इंडेक्स है, फोर्थ वाला जो कॉलम है, उसमें जिसकी भी वैल्यू 0.9 से बड़ी है, वो भी हमको रिटर्न कर दो, तो वो भी यहाँ पर हमको रिटर्न हो जाएंगे। सिर्फ 4 ही वैल्यू ऐसी है जिसमें जीरोथ वाले इंडेक्स में वैल्यू 0.3 से छोटी है, यानी 0.3 से छोटी है वैल्यू, और 4 ही ऐसे इंडेक्स है जिसके अंदर फोर्थ वाले कॉलम के अंदर 0.9 से वैल्यू बड़ी है। तो ये इस तरीके से आप डेटा को भी फिल्टर कर सकते हो। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, 0.5। अब टू गेट इंफॉर्मेशन अलाउड डेटा फ्रेम, अब इंफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा डेटा फ्रेम की, न्यू df डॉट इन्फो अगर आप लगा दोगे, तो इससे आपकी डेटा फ्रेम की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। कौन सी वैल्यू नल है, कौन सी वैल्यू नल नहीं है, सब चीजें यहाँ पर आपको काउंट करके दे देगा। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर हमारा जो ये लार्ज डेटा सेट है, अगर इसके ऊपर मैं डिस्क्राइब वाला फंक्शन यूज करूं, मैं लिखूंगा डिस्क्राइब कर दो, तो वो सब चीजें इसने डिस्क्राइब करके दे दी हमको। काउंट कर दिया, 200 वैल्यूज है इसमें, सब में 200 वैल्यू है, सबका मीन निकाल के दे दिया है। और सबसे ज्यादा मीन की बात करूँ तो हमारा ये सेकंड वाले जो कॉलम है उसका सबसे ज्यादा मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो हमारा इस वाले कॉलम का, यानी इस वाले कॉलम का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मिनिमम की बात करूँ तो सबसे कम वैल्यू इसी कॉलम की है, यानी सबसे कम वैल्यू देखिए 803 हमारी इस कॉलम की है। और इसी के साथ में 25% सबसे ज्यादा किसमें है, इसके इस वाले के ये वाले के अंदर हमारा 25% सबसे ज्यादा है। और 50% के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसके अंदर है। मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है हमारी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू नहीं है हमारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अब देखिए 98896989970 है, वो 86 है। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम को यूज कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप अलग अलग चीज पे काम करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो df डॉट मीन के साथ आप लिख रहे तो सबका मीन आपको रिटर्न हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर न्यू df डॉट मीन लिखना पड़ेगा। न्यू df डॉट मीन लिखोगे तो मीन आ जाएगा। न्यू df डॉट काउंट लिखोगे तो काउंट करके आपको दे देगा। न्यू df डॉट काउंट लिखोगे, न्यू df डॉट काउंट लिखोगे तो काउंट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप पांडास का यूज कर सकते हो। तो इसके साथ यहाँ पर हमारी पांडास खत्म हो जाती है। इसमें हमने पांडास की काफी सारी लाइब्रेरीज, फंक्शंस के बारे में देखा। इस इतना पांडास को यूज करके आप आपका करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में करा सकते हो। ये बेसिक्स था पांडास का। एडवांस में काफी सारी चीजें होती है, लेकिन हम अभी बेसिक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ज्यादा एडवांस जा नहीं सकते। इसके लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ये अलग ही टॉपिक हो जाता है। जब हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, तब हम डेटा साइंस के बारे में और एडवांस लेवल में बात करेंगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पाइथन पांडास को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। और अभी क्या करूंगा, अभी आप हमारे, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर आप चेकआउट कीजिए। हमने
हमने चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली है। हमने कंप्लीट पाइथन की प्लेलिस्ट एक क्रिएट करी, जिसमें हमने सारे पाइथन के मॉड्यूल्स के साथ में सब पाइथन की चीज़ें पहले कवर करी है। उसके बाद में जो इंडस्ट्री में आपको डिमांड है, जो इंडस्ट्री में चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने क्रिएट करी है। आप देखिए numpy, XML, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल दूसरी भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। पाइथन, jQuery होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, HTML, CSS। वीडियो अच्छे हुए लगे तो लाइक कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आता हो तो कमेंट करके दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।